और प्रधानमंत्री के इस 3 देशों के दौरे से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है पीएम का हिंद प्रशांत मिशन, सहयोग, सुरक्षा और समृद्धि। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एम्बेसडर एसआर तायल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं आप, और हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार भी जुड़ गए हैं जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। तायल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र न केवल भारत, न केवल अमेरिका, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जिस तरीके की रणनीति, इस पावर डिप्लोमेसी हमें इस पूरे क्षेत्र में नजर आती है। ऐसे परिदृश्य के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा किस तरह हमारे हिंद प्रशांत नीति को, महासागर विजन को जोर देगा? प्रधानमंत्री का ये दौरा 3 देशों का जो शुरू हो रहा है 6 जुलाई से, ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो दुनिया देख रही है, इस क्षेत्र के सब देश देख रहे हैं कि अमेरिका की नीतियां कुछ बदल रही हैं इस क्षेत्र के लिए। और दूसरी चीज़ जो 28 फरवरी इस वर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हुआ, और अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ, उससे जो एक फ्री एंड ओपन सी लाइंस का एक जो विश्वास था दुनिया का, वो भी हिल गया है। इससे जो ईस्ट एशिया के जो देश है, पूरा पूर्वी एशिया, वेस्ट एशिया नहीं, पूर्वी एशिया, भारत और भारत के पूर्व के जितने देश जी, वो और इंडो पैसिफिक पूरा रीजन बहुत ही प्रभावित हुआ है। और भारत की एक रणनीति है। भारत का सबसे पहला प्रयास ये है कि जितनी लोकतांत्रिक देश हैं हिंद प्रशांत महासागर के लिटरल में, उनके साथ बातचीत की जाए कि हम देश अपने भविष्य के ऊपर कुछ और अपना कंट्रोल रखें। ये नहीं कि दूसरा देश निर्णय लेते हैं वॉशिंगटन में या मॉस्को में और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ। तो प्रधानमंत्री का क्या सोच रहा? रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए अप्रैल में, बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश है, इंडो पैसिफिक का भी, हिंद प्रशांत महासागर का भी, और भारत का मित्र भी है। अभी हमने देखा कल परसों प्रधानमंत्री जापान की साने तकाइशी यहाँ पर थी, और अभी भी अब भारत में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए, इंडोनेशिया लोकतांत्रिक देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। और आप ये भी देखिएगा कि कुछ कॉमन एजेंडा आप पाएंगी, जितने हमारे जॉइंट कम्युनिके होंगे काफ़ी उसमें कॉमन एजेंडा होगा। तो एक दिखाता है कि किस तरह भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत फोकस से काम कर रही है कि जो नए चैलेंजेस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के सामरिक चैलेंजेस के लिए जो आ रहे हैं, उनका हम मुकाबला स्वयं भी करें, और जो दूसरे देश हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर भी कोई बिल्कुल। और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ भारत भी एक मजबूत ताकत के रूप में, एशियाई ताकत के रूप में यहाँ मौजूद है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर राजन कुमार, जब हम एक्ट ईस्ट की जैसे बात की है तायल साहब ने, ये जब हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, हम आसियान देशों की बात करते हैं, हम इन सब के बीच इंडोनेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण सेतु की तरह काम करता हुआ नजर आता है। एक बहुत क्विक आंसर्स मैं इन तीनों कंट्रीज पे लूंगी, जिसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राजन कुमार, इंडोनेशिया के साथ हम जानते हैं हमारे सांस्कृतिक प्राचीन संबंध हमारे रहे हैं। ये भी कहा गया है कि मोबिलिटी कनेक्टिविटी के क्षेत्र से मलक्का स्ट्रेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा अगर हम देखते हैं, उसके भी लिहाज से देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री के दौरे से आप इस पर क्या उम्मीद रखते हैं? ममता जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर मैं बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट में दिखाऊं तो अभी जो प्रधानमंत्री के जो इस पूरे महीने की चर्चा में करूं तो पहले सेशल्स में जाते हैं, फिर जापान की प्रधानमंत्री यहाँ पे आती हैं, और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि 3 देशों की यात्रा, जो तीन प्रमुख जो प्रशांत महासागर के देश हैं वहाँ पे यात्रा हो रही है। तो एक तरह से मैं देखता हूँ कि प्रशांत महासागर में जो भारत की एक जो पहल है, उसको एक जो कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में आप इसको देखते हैं,
तो उस पे काफ़ी अच्छी पहल हो रही है। उसी में इंडोनेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसियान का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और आप जानते हैं कि इंडिया और आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसमें फ्री ट्रेड में कुछ इश्यूज भी हैं, लेकिन आप बता दो उनके साथ हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है आसियान कंट्रीज के साथ। फिर आपने जैसा कि जिक्र किया कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मलक्का का जो स्ट्रेट है उसमें हम कैसे इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ और दूसरे भी सिंगापुर इत्यादि जो देश हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वहाँ पे, उनके साथ हम सहयोग कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं यह भी बता दूं कि इंडोनेशिया एक फ्यूचर इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में देखा जाता है, जिसमें कि चूंकि उनके पास जनसंख्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, लार्ज इकोनॉमी है, उनके पास तेल भी है और कोयला भी है जिसका कि हम आयात भी करते हैं। उसके अलावा पाम ऑयल इत्यादि का जो हम आयात करते हैं। अगर हम ट्रेड की भी अगर बात करें तो इंडोनेशिया के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड होता है, लगभग 26 बिलियन का ट्रेड होता है। हालांकि यह उसमें ट्रेड डेफिसिट अभी थोड़ा ज़्यादा है, जिसपे कि हम चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं कि पूरे आसियान कंट्री के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको कैसे रिवाइव करने की कोशिश, उसको कैसे रिव्यू करने की प्रक्रिया पे काम हो, ताकि जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उसको कैसे वहाँ पे कम किया जा सके। यानी इंडोनेशिया के साथ ये दौरे की कई महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिस पर खास नजर रहेगी। लेकिन ताहिर साहब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ही देश हमारे लिए कई महत्व रखते हैं। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात करें, ऊर्जा की बात करें, यूरेनियम सप्लाई की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एफटीए हमारे न्यूजीलैंड के साथ साइन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत आगे बढ़ चुकी है। इन सब के मद्देनजर ये दोनों देश जो ओशनिया रीजन के भी महत्वपूर्ण देश हैं, ये कहां तक हमारे इस जो हम समुद्री डिप्लोमेसी की कूटनीति की बात करते हैं उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते नजर आते हैं? जो भारत का ध्येय है विकसित भारत बनना 2047 में, उस रास्ते में ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत ही बड़ा हमारा भागीदार है। और प्रधानमंत्री का एक अपना वहाँ के प्रधानमंत्री श्री अल्बनीज़ से बहुत ही बढ़िया एक रिलेशनशिप भी है। और न्यूजीलैंड तो अभी जैसे आपने बताया 40 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री जाएंगे। तो इस समय जो सबसे बड़ा जो एक संकट आया है वो क्रिटिकल मिनरल्स का जो आ रहा है, उसमें काफ़ी खनिज तो भारत के पास हैं, पर बहुत खनिज ऑस्ट्रेलिया के पास भी है और न्यूजीलैंड के पास भी है। अभी जो जापान के साथ भी जो बात हुई तो ये काफ़ी बात हुई, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी बात हुई। जापान ने अभी पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खनिज पदार्थ वो निकालते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, और मलेशिया में उनको रिफाइन करते हैं, तो पहले ही काम हो रहा है। और इसमें भारत भी उस सप्लाई चेन में आए, मैं समझता हूँ इसकी तरफ ज़रूर कुछ कदम उठाए जाएंगे। और एक चीज़ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का जो एक विजन है, जो प्रधानमंत्री का विजन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़े और पूरे पावर सेंटर, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ही प्रमुख स्थान हो गया है। जो पहले स्टील का शायद हुआ करता था किसी ज़माने में किसी प्रगति के लिए देश की, वो क्रिटिकल मिनरल्स का है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास बहुत बड़े बड़े, ये उनका नक्शे में हमारे दर्शक देखें कितने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं और उनमें खनिज बहुत है। और वहाँ से खनिज, जापान की टेक्नोलॉजी, भारत की स्किल्स, और मैं समझता हूँ ये सब मिलके अभी कोरिया के पास भी स्किल्स भी हैं, मेटलर्जी भी है। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न है भारत का कि सब देश लोकतांत्रिक है, ये और भी एक बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल मिलजुल कर जो नया एक सप्लाई चेन में जो एक बाधक स्थिति पैदा हो रही है, उसको मिलजुल कर कैसे आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम ये जानते हैं कि यहाँ हमारा डायस्पोरा भी अच्छी तादाद में रहता है इन देशों में। ऐसे में इन देशों की जो स्ट्रेंथ है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा टैलेंट, इन देशों की टेक्नोलॉजी मिलकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये जो हम टैलेंट और टेक्नोलॉजी के मिश्रण की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, इनके पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज, देश छोटे हो सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत है इनके पास। डेयरी में, एग्रीकल्चर में बहुत काम कर रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं। किस तरह इन देशों की ताकत हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकती है?
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रेज किया है। देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, जैसा कि हमारे एम्बेसडर साहब बता रहे थे दयाल साहब, कि वहाँ पे टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री की यात्रा उन सारे देशों में भी हो रही है जहाँ पे हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि हम जो टैरिफ जो है उसमें लगभग 80 से 90% जो गुड्स हैं उस पर हम टैरिफ दोनों देश काफ़ी कम करने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगला 10 से 15 साल जो होने वाला है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से जो ट्रेड बढ़ने की संभावना है, वहाँ पे एक जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान, अमेरिका और कुछ छोटे मोटे देश हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं, और रेयर अर्थ मटेरियल जो प्रोसेसिंग होता है उसको चीन कंट्रोल करता है, जिसके कारण से संभावना बताई जाती है कि भविष्य में अगर जिस ढंग का जियो पॉलिटिक्स इमर्ज कर रहा है वैसे में डिसरप्शन की काफ़ी संभावना है। तो वैसे में इन सारे देशों के साथ जहाँ से कि जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल होता है उसका सप्लाई हम अश्योर कर सकें। यूरेनियम भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसपे कि हम ऑस्ट्रेलिया से कई वर्षों से बातचीत कर रहे हैं कि उसका सप्लाई भी हम कैसे वहाँ से इंश्योर कर सकते हैं। और साथ ही चूंकि वहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे डायस्पोरा की जो आपने बात की तो लगभग 8 लाख डायस्पोरा के आसपास जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस एनआरआई जिसको बोलते हैं, ये दोनों 8 लाख के आसपास है। और न्यूजीलैंड में भी 1-1.5 लाख के आसपास होगा। तो वैसे में इन देशों के साथ हम अपने जो टैलेंट हैं उसको भी कैसे वहाँ पे उसमें एंगेज कर सकते हैं, और वहाँ की जो टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी है उसको उसके साथ सहयोग बढ़ा के भारत में या फिर इन देशों में भी किस ढंग से हम जो खासकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इत्यादि जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इनफैक्ट डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कॉपरेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो एग्रीमेंट होने वाले हैं, जी और ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी है। जी तो वैसे में काफ़ी संभावना है कि जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है इसके माध्यम से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन की संभावना है उसको हम दोनों देश मिलके कैसे उसको निपट सकते हैं। तो इस पे एग्रीमेंट की काफ़ी संभावना है, इस पे जी जोर भी होगा। और चूंकि एनुअल समिट फॉर्मेट मीटिंग अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है, वैसे में ये थर्ड एनुअल फॉर्मेट बताया जा रहा है। तो वैसे में ये दर्शाता है कि किस ढंग से ऑस्ट्रेलिया जो है इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और साथ ही उनके साथ मैरीटाइम या डिफेंस कॉपरेशन, क्वाड कॉपरेशन, जो G20, जो आसियान, जो ईस्ट एशिया फोरम इत्यादि है, जी तो उस माध्यम से हम कई लेवल पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और उसको हम न्यूजीलैंड के साथ भी अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ऐसे में तायल साहब डिफेंस कोऑपरेशन को हमेशा बहुत जोर दिया जाता है, और जहां जब इन तीन देशों की बात हुई है तो आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को सामने रखा गया कि डिफेंस कोऑपरेशन महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपके दो बिंदुओं पर आपके विचार चाहूंगी, एक डिफेंस कोऑपरेशन, दूसरा आतंकवाद के मुद्दे पर भी कहा गया कि इन देशों का सहयोग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस कोऑपरेशन हिंद प्रशांत रीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह चीन का फुटप्रिंट पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहा है, उनकी सबमरीन्स, पनडुब्बियां अब हर जगह जाने लगी हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जो डिफेंस कोऑपरेशन में रहेगा कि जो चाइनीज पनडुब्बियां हैं वो पूरे क्षेत्र में उनके बारे में, और इंडियन ओशन में उनको भारत भी ट्रैक करता है, सब मिलजुल कर उसको देखें कि ये क्या हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया भी अब अपनी नई पनडुब्बियां का और उनका बहुत बड़ा प्लान है कि वो अपना जो रणनीति और क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रयास कर रहा है। और इसमें कहाँ मैं समझता हूँ कि इक्विपमेंट का सहयोग तो शायद कम होगा, पर इंटेलिजेंस और साइबर क्षेत्र में मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी संभावनाएं हैं, और न्यूजीलैंड के साथ भी काफ़ी संभावनाएं हैं। जी यहाँ पे और जी प्रोफेसर साहब के पास एक बार जाना चाहूंगी बीच में। यहाँ पे प्रोफेसर साहब, मैंने भी आतंकवाद के मुद्दे की भी बात की। हम जानते हैं कि भारत अपनी सोच को लेकर मुखरता से पूरे विश्व के सामने इस बात को रखता रहा है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म जैसे कोई चीज नहीं होती है, लेकिन देशों के बीच में सहयोग, जैसे तायल साहब कह रहे थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई नई तकनीक के साथ हाथ मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये पूरा सहयोग आतंकवाद के मोर्चे पर भी भारत का इन देशों के साथ बढ़ता संबंध एक ताकत देता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया चूंकि 5 आई नेटवर्क जो कि एंग्लो सेक्सन जो वर्ल्ड का जो नेटवर्क है उसमें एक, और न्यूजीलैंड भी, ये जी दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो वैसे में जो काउंटर टेररिज्म जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं या एफर्ट्स होते हैं, उसमें वो अगर डेटा शेयर हमारे साथ अगर करें तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो आतंकवाद का स्वरूप है वह भी बदलता जा रहा है। जैसे कि अभी आप देखें कि जिस ढंग से साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसमें बाद जो FATF इत्यादि के माध्यम से जो हम पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कई बार, तो वैसे में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों का सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि इन देशों के साथ हमारा एक ट्रस्टवर्दी, खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा काफ़ी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड का पार्टनर है। हम यह भी जानते हैं कि उनके साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, मालाबार एक्सरसाइजेज जो आप जानते हैं उसमें होता है। तो वैसे में एक बहुत ही एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा चल रहा है, और इसमें आगे फ्यूचर में बढ़ने की संभावना इसलिए भी है कि मैं बता दूं कि जो ट्रंप की नीतियां हैं उससे जो पैसिफिक के कंट्री हैं, चाहे वो जापान की मैं बात करूं या ऑस्ट्रेलिया, वो थोड़े से परेशान है। उनको लग रहा है कि जिस ढंग से क्वाड को सपोर्ट कर रहे थे पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उस ढंग से सपोर्ट शायद अभी नहीं मिल पा रहा। तो उनमें ऑस्ट्रेलिया की भी एक मजबूरी है कि उनको जो हिंद प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र हैं, खासकर जो प्रजातांत्रिक देश हैं, जापान की बात करूं या कोरिया की बात करूं, भारत इत्यादि देशों के साथ वह सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। और उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह जो अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है इकोनॉमिक, ट्रेड, सिक्योरिटी इत्यादि में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का इन तमाम बिंदुओं के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 3 देशों के दौरे की महत्ता को रेखांकित करने के लिए। धन्यवाद आपका।